ऊर्जा संकट पर नेतन्याहू का बड़ा बयान आया है। दुनिया ने ऊर्जा के नए रास्ते तलाशे हैं, ये नेतन्याहू कह रहे हैं। तेल आपूर्ति के लिए नए रास्ते अपनाए, ये नेतन्याहू कह रहे हैं। अब अरब देशों पर नेतन्याहू का बयान। ईरान के खिलाफ इजरायल के साथ अरब देश रहे। ईरान के सामने मजबूत सेना अरब देश देखना चाहते हैं। तो अब अरब देशों पर भी नेतन्याहू का यह बयान सामने आया। और आज के इस हालात के बीच में इस बयान के मायने क्या हैं? क्योंकि नेतन्याहू का कहना है कि ईरान के खिलाफ इजरायल के साथ रहे अरब देश। ईरान के सामने मजबूत सेना अरब देश देखना चाहते हैं। और नेतन्याहू की राजनीति का वॉर मॉडल, जरा इसको भी समझते हैं। 2020 की बात करें, कोरोना और भ्रष्टाचार का ट्रायल, नेतन्याहू पर कोर्ट केस शुरू होता है, राजनीतिक दबाव उनके ऊपर बढ़ता है इस केस के बाद से। और फिर गाजा पर एयर स्ट्राइक यहां से तेज होनी शुरू हो जाती है। ये 2020 की बात है। अब 2021 की बात करें, सत्ता चली गई, विपक्ष में नई सरकार बनाई, यहां पर नई सत्ता आती है। नेतन्याहू विपक्ष में पहुंचे और उसके बाद विपक्ष के नेता के तौर पर भूमिका निभाई। गाजा और सुरक्षा का नैरेटिव यहां से रफ्तार पकड़ता चला गया। 7 अक्टूबर 2023 को हमला, हमास का सबसे बड़ा हमला हुआ, दुनिया ने देखा। इसमें सुरक्षा विफलता पर सवाल भी उठे। गाजा में भीषण बमबारी की गई, इसके बाद से एक तेज रिएक्शन हुआ। 2024 गठबंधन संकट नजर आया। उसके अलावा सीरिया में कई जगह पर तब तक भीषण बमबारी होती रही। गाजा, उसके बाद सीरिया, आईडीएफ ने सीरिया में टारगेट अटैक किए, यहां पर हमले किए गए। और इस तरीके से आप देखिए कि लगातार दबाव बनाया गया हमास के ऊपर, प्रॉक्सीज के ऊपर। 2025 में नेतन्याहू पर सवाल भी उठे। बंधकों की वापसी को लेकर इनके ऊपर लगातार दबाव बनता रहा। सरकार पर जनता का दबाव काफी रहा। ये खबरें दुनिया भर में चर्चा का विषय रही कि क्या बंधक छुड़ा पाएंगे नेतन्याहू। ईरान, लेबनान, सीरिया पर इस दौरान हमले भी तेजी से बढ़े हैं। 2026 यानी ये जो साल चल रहा है, ईरान पर हमले रोकने को तैयार नहीं है नेतन्याहू। ये साफ संकेत है। ईरान से सीज फायर तो लेबनान में बमबारी की उन्होंने, और लेबनान में लगातार हमले चल रहे हैं। लेबनान पर एक तरीके से देखा जाए तो एक बड़ा जो इम्पैक्ट है वो इजराइल ने क्रिएट किया है लेबनान पर हमले करके। मनीष हमारे साथ जुड़े। मनीष, ये एक क्रोनोलॉजी है और वो जिस क्रोनोलॉजी की बात आपने की, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने एक और बयान सुना है जिसमें आईआरजीसी ने कहा कि इजराइल जब तक खत्म नहीं होगा इस इलाके में शांति नहीं होगी। इस वॉर को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप में क्या एक ये रीजन काफी नहीं है नेतन्याहू के लिए? ये बात सही है। आप देखिए कि आईआरजीसी की तरफ से, ईरान की तरफ से लगातार ये बात कही जाती है कि इजराइल को धरती से मिटा दिया जाए। और तब अगर इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ कार्रवाई होगी तो इजराइल के पास ये दलील है कि हम क्यों ना ईरान को कमजोर करें, हम क्यों ना ईरान में रिजीम चेंज करें, हम क्यों ना ईरान में स्ट्राइक करें, क्योंकि ईरान को अगर मौका मिला तो वो इजराइल को खत्म कर देगा। और आप देखिए भी कि अभी तो ईरान ने इजराइल पर हम मिसाइलों से हमले किए थे, लेकिन उससे पहले आखिर हमास, हिजबुल्लाह, हुती ये कौन है? और ये लगातार इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए जो लगातार कार्रवाई करते हैं, तो इसके पीछे कौन है? इसके पीछे ईरान है। तो इजराइल और ईरान की अदावत काफी पुरानी है। दोनों ही एक दूसरे को खत्म करने तक आगे बढ़ना चाहते हैं। अब इसमें कौन कितना सफल होगा ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन हाँ, पूरी ताकत से ये एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि मान भी लीजिए कि अगर प्रधानमंत्री नेतन्याहू की जगह कल के दिन में इजराइल में कोई दूसरा लीडर आ जाए, चाहे वो नेफ्ताली बेनेट आ जाए या यार लैपिड कल के दिन में प्रधानमंत्री बन जाए, तो क्या ईरान के प्रति इजराइल की नीति में कोई बदलाव आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा कि जंग के दरमियान इजराइल के हर नेता ने, अपोजिशन के नेता ने भी इस युद्ध को, इजराइल के एक्शन को सही ठहराया था। तो कुल मिलाकर बात यही है कि इजराइल में कौन नेता बनेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इजराइल का ईरान के प्रति या इजराइल का हिजबुल्लाह के प्रति, गाजा के प्रति वही कार्रवाई होती रहेगी, क्योंकि उस मामले में इजराइल का अपना लक्ष्य क्लियर है कि हर हालत में इजराइल को सुरक्षित रखना है, इजराइल को मजबूत रखना है। और शायद मनीष, लेकिन जिस बात की शुरुआत रवि ने भी आपसे कही कि इजराइल के पास तो ये वैलिड रीजन है, ईरान का वो रुख, ईरान की वो नफरत इजराइल के खिलाफ, जिसकी बदौलत ये देखा जा रहा है कि कैसे ईरान और एग्रेसिवली इजराइल के खिलाफ जंगी रणनीति बना चुका है।